नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। और इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात बाजार के टॉप एक्सपर्ट से करा रहे हैं। जानने की कोशिश ये है कि अगले संवत तक कौन सा सेक्टर अच्छी तेजी पकड़ सकता है, किन शेयर्स में बनेगा पैसा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं आपको दिवाली की सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, सारे व्यूअर्स को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सबसे पहला तो यही सवाल कि मार्केट कैसा लग रहा है, वैल्यूएशन कैसी लग रही है। कुछ नर्वसनेस देखने को मिल रही है अभी मार्केट में, लेकिन अगर हम दिवाली टू दिवाली बात करें तो आपको लगता है कि बाजार यहां से अभी और तेजी पकड़ेंगे? दिवाली टू दिवाली या संवत टू संवत तो कहना मुश्किल है, बट बाजार में नियर टर्म थोड़े से दो तीन कंसर्न है। एक जो चिंता का कारण है वो यूएस का इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट है। यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड है गवर्नमेंट का, ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी बोलते हैं उसे, उसका यील्ड 5% टच कर गया था अक्टूबर में। तो जब भी वो 5% टच किया है, तो थोड़ा पैसा निकलता है इक्विटी से ग्लोबली, क्योंकि 5% एक तरीके से रिस्क फ्री रेट माना जाता है यूएस ट्रेजरी को। तो खाली इंडिया में सेलिंग नहीं हुई, आपने देखा होगा कि सारे जितने भी विश्व के बाजार हैं, चाहे वो नैस्डैक है, चाहे वो फिट्सी है, चाहे यूरोप है, डैक्स है, सब में करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी में भी करीबन करीबन 1000 पॉइंट का गिरावट आया। दूसरा, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई इसराइल हमास के वॉर के चलते, वहां भी बाजार का थोड़ा कंसर्न था। लेकिन हमने देखा उसके बाद रिकवरी भी आई बाजार पे। जैसे ही वो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड था, उसकी यील्ड 5 से वापस 4.5% आई। बाजार को लगा कि शायद ये पीक बन गया है इंटरेस्ट रेट्स का। थोड़ी से हमने देखा कि सेलिंग भी कम हुई है और डोमेस्टिक बाइंग बहुत स्ट्रांग रही है। एक जो फर्क है पिछले मार्केट और इस मार्केट में, वो एक स्ट्रांग डोमेस्टिक सपोर्ट है। तो हमारा जो इम्पैक्ट होता है एफआईएसएल का थोड़ा कम होता है। पहले हमने देखा है कि 4-5 बिलियन डॉलर की सेलिंग में बाजार गिर जाता था 15-20%। अब वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया है, 5-7-10% हो गया है। तो अभी दो चीजें बाजार देखना चाहेगा। एक, जो है यील्ड वापस ऊपर ना जाए। दूसरा, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्व हो। और तीसरा, 3 दिसंबर को जो थोड़े स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, बाजार एक ट्रेंड देखना चाहेगा कि नहीं, वोट शेयर इंटैक्ट है, रूलिंग पार्टी का कम तो नहीं हो रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है। तो ये नियर टर्म दो तीन इवेंट्स हैं जो बाजार देखना चाहेगा, बट ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है बहुत स्ट्रांग है। हम एक गोल्डी लॉक्स सिचुएशन में है। गोल्डी लॉक्स जैसे कहते हैं, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो आपकी ग्रोथ जो है वो 6.5-7%, ऐसा नहीं है कि 8-9% है। और आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन होती है जब इन्वेस्टमेंट साइकिल और एक लार्जर इकोनॉमिक साइकिल बहुत लंबी अवधि के लिए प्ले आउट करती है। सर आपने चुनावों का जिक्र छेड़ दिया, मेरा अगला सवाल चुनाव पे था। कुछ गिरावट की संभावना है क्या चुनावों से पहले? आम चुनावों की बात कर रहा हूँ, 2024 इलेक्शंस। कितना डाउनसाइड मैक्सिमम आप देखते हो, और अगर एक आंकड़ा बता पाओ कि फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी पे क्या देखते हो, ताकि निवेशक ना थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाए कि अगर हाँ चलो इतना नीचे आया तो खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे, और कहाँ तक चढ़ सकता है निफ्टी? मुझे लगता है कि लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है वो स्टेट और जनरल इलेक्शन का एकदम अलग रहा है। आप दिल्ली देखिए जहाँ पे हम हैं, तो स्टेट इलेक्शन होते हैं तो आम आदमी पार्टी को प्रेफरेंस मिलती है, और जनरल इलेक्शंस में एनडीए को 2 बार 7 में से 7 सीटें मिली है। हमने ये चीज कई इलेक्शंस में देखा। राजस्थान में देखा पिछली बार, जब बीजेपी हारी, और सेंट्रल में हमने देखा कि 25 में से 25 सीटें आई। तो लोगों का टॉपिक, मुद्दे एकदम अलग है। मुझे लगता है बाजार का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो मुझे लगता है फरवरी मार्च में ज्यादा आएगा। अभी थोड़ा सा जल्दी है। बाजार देखना चाहेगा पहले स्टेट इलेक्शंस में कि कैसा परफॉर्मेंस है। जैसा मैंने बोला, वोट शेयर पे ज्यादा नजर होगी रादर देन कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है अगर कोई गवर्नमेंट 10 साल से है, रिफॉर्म्स एक पेस पे चल रहे हैं, कोई नई सरकार आएगी, तो शॉर्ट टर्म नीजर रिएक्शन आ सकता है। आपको याद होगा 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इलेक्शन हारी थी, तो बाजार ने 2 दिन लोअर सर्किट किया था। और उसके बाद यूपीए वन आई, मनमोहन सिंह जी आए, अच्छी टीम बनी, और बाजार ने 2003 से 7 में अच्छी साइकिल करी। तो पॉलिटिकल इवेंट शॉर्ट टर्म मूवमेंट कर सकते हैं, 10-15% की बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसका लंबे समय पर भारत की ग्रोथ स्टोरी पे इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड होता है। बट मैं अग्री करता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इलेक्शन एक एक इशू रहेगा। बट ये मुझे लगता है रजत जी, थोड़ा फरवरी मार्च के आसपास होगा, क्योंकि इलेक्शन मई जून में होने हैं। अभी थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना जल्दबाजी हो। ठीक है सर, क्वार्टर टू अर्निंग्स कैसी लगी हैं, और आने वाले समय के लिए क्या नजरिया है, कहाँ पर आपको ग्रोथ नजर आती है? तो अर्निंग ग्रोथ अच्छा है। अगर आप Q1 का देखें तो फाइनेंशियल्स हटा दें तो 23% का अर्निंग ग्रोथ आया। अभी लगभग लगभग 70-75% अर्निंग्स हो गई है।
अभी तक जो मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ है वो 18-19% है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अगर हम आप देखिए, जब पिछली बार हम मार्च में 17,000 पे थे, तो हम तब भी 20-21 की ट्रेलिंग पे थे। अभी भी हम 19,300 के आसपास 20-21 की ट्रेलिंग पे हैं, क्योंकि ईपीएस बढ़ा है 20-22% से। तो कभी भी बाजार के एब्सोल्यूट लेवल को मत देखिए। एब्सोल्यूट लेवल का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखिए अक्टूबर 2021 में जब 18,800 19,000 का हाई बना था, आज से 2 साल पहले, तब हमारा ट्रेलिंग भी 25 का था। तो हमें एब्सोल्यूट नंबर देखना चाहिए, और खाली नहीं देखना चाहिए, रिलेटिव टू अर्निंग्स देखना चाहिए। कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है, मिड और स्मॉल कैप में, स्पेशली स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्पेस में। बट अगेन पूरा पूरा इंडेक्स जो है वो खराब नहीं है, तो वो हमें जरा सा रिलेटिव वैल्यूएशंस को देखना पड़ेगा। सर तो फिर दिवाली के मौके पर प्लीज़ बताएं फिर कि आप कहां पर बुलिश हो, कौन सी थीम्स में आप समझते हो कि पैसा बनेगा। तीन चार थीम्स हमें अच्छी लगती हैं। एक जो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़ा थीम के रूप में उभर के आ रही है। आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी हमारा 13% रह गया था आज से 10 साल पहले। ये वापस से अभी 15-16% आया है। सरकार का टारगेट है कि 25% करना है जीडीपी को। और अगर आप माने कि हिंदुस्तान की जीडीपी $8 ट्रिलियन होगी 2030 में, और मैन्युफैक्चरिंग अगर 20-25% होगा जीडीपी का, तो आप सोचिए $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन के आसपास का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा। और अभी आप अगर निफ्टी में वेटेज देखेंगे तो कम है। तो अगर आप थोड़ा लंबा समय रखेंगे और एक संवत की जगह 4 या 5 संवत का व्यू रखेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है मार्केट में रिप्रेजेंटेशन करेगा। और हर डेकेड में एक अलग लीडर है रजत जी। आप देखिए 90s में एसीसी, टाटा स्टील वगैरह लीड करते थे। 2003 से 7 की साइकिल में इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर हमने देखा 2010 से 20 में आईटी और बैंकिंग ने लीड किया। आज बैंकिंग फाइनेंशियल्स का वेटेज 35% से ज्यादा है निफ्टी में। तो हर दशक में एक नया मैंने देखा है सेक्टर होता है जो डोमिनेट करता है। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो इसमें हमें काफी चीजें अच्छी लगती हैं। ऑटो इंडिया बहुत स्ट्रांग है, ऑटो एंसिलरी में और ओईएम्स में। हमें इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, इंजीनियरिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स अच्छा लगता है। एक जो डिजिटल ईआरडी हम बोलते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन जिसे हम बोलते हैं, वहां पे बहुत हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए, बहुत सारी कंपनीज को बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं केस में, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक, जो ईवी ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है ऑटो में। डिफेंस बहुत अच्छा लगता है, इंडियनाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट डिपेंडेंस हटा रही है। उसके अलावा ये जो जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इससे डिफेंस बजट्स ग्लोबली बढ़ेंगे। और तो ये मैन्युफैक्चरिंग अच्छा लगता है। एक हमें होम इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी थीम लगती है कि ना, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ कि लोग 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट के लिए लाइन लगा के, लंबी लाइन लगी हुई थी। ये हमने देखा एनसीआर में और महाराष्ट्र में। तो एक तो न्यू होम सेल्स बढ़ रही है, दूसरा होम इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम जहाँ रह रहे हैं हम उसमें भी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किचन हो, वॉशरूम्स हो, लिविंग एरियाज हो, हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारी कंपनीज अच्छी लगती है। केबल्स एंड वायर्स में हमें पॉलीकैब अच्छा लगता है। सैनिटरी वेयर में और में हमें सेरा अच्छा लगता है। टाइल मेकर्स में हमें कजारिया अच्छा लगता है। कुछ सीमेंट कंपनीज अच्छी लगती हैं। लार्ज लार्ज नेम्स में हमें अल्ट्राटेक अच्छा लगता है। एक छोटी सीमेंट कंपनी है सागर सीमेंट, वो अच्छी लगती है। तो होम इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ी थीम है जो हमें और इससे एक रिलेटेड थीम होम फाइनेंस है, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं। उसमें एक कंपनी है बहुत अच्छी, होम फर्स्ट करके, जो सिर्फ 10 लाख तक के छोटे अफोर्डेबल हाउसिंग के टिकट्स करती है। साउथ डोमिनेटेड है। तो होम इम्प्रूवमेंट अच्छा लगता है। और तीसरा जो मुझे लगता है, जो इंडिया में एक जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा इंडिया का डिफरेंशिएशन है। और इसने क्रेडिट को छोटा बना दिया। जैसे एफएमसीजी ने सैशेज किए थे और प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो गए थे मास के लिए, ऐसी क्रेडिट का सैशेटाइजेशन हो रहा है। आज आप एक किसी फूड वेंडर को, किसी कॉबलर को, किसी एक छोटे दुकानदार को, किराना वाले को आप एक छोटा टिकट का लोन दे पा रहे हैं, क्योंकि उसका यूपीआई का, पेमेंट हिस्ट्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पहले नहीं था। आप मानेंगे रजत जी, सिविल स्कोर आज से 10 साल पहले 8 करोड़ लोगों का होता था, आज 22 करोड़ लोगों का सिविल स्कोर है। और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जो फॉर्मल एक्सेस है लेंडिंग का, क्रेडिट का, वो सिस्टम में जब बढ़ता है तो क्रेडिट लाइफलाइन होती है इकोनॉमी की। उसी से क्रेडिट, उसी से ग्रोथ आती है, कंजम्पशन बढ़ता है। हमने देखा है वो यूएस में कैसे क्रेडिट ने रोल प्ले किया था उनकी ग्रोथ में। तो ये तीन चार थीम्स हमको बहुत अच्छी लगती सर ये ग्रामीण इलाकों में जो पैसा डिसबर्स करती हैं, लोन देती हैं कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, छोटे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये ज़्यादा तेज़ चलेंगे क्या अभी एज़ कम्पेरेटिव टू लार्ज कैप बैंकिंग।
ये कॉम्बिनेशन करना चाहिए। आप देखिए बाजार में अगर आप थोड़ा सा वैल्यू लेंस का इन्वेस्टर देखें तो आप देखिए एचडीएफसी बैंक का कोई रिटर्न नहीं है पिछले 3 साल से, जबकि उनका अर्निंग ग्रोथ 20% के ऊपर है 3 साल का। कंबाइंड एंटिटी 2.2 के बुक वैल्यू पे 13-14 के पीई मल्टीपल पे मिलता है फॉरवर्ड में। मैंने शायद ये वैल्यूएशन नहीं देखा, तो दोनों करना चाहिए। अच्छे प्राइवेट बैंक्स भी लेने चाहिए। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई हमें अच्छा लगता है, और कुछ अच्छे जैसा आपने बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन पे नजर, जैसे इक्विटास है, उत्कर्ष है, बहुत अच्छी कुछ एनबीएफसी हैं जिनकी क्रेडिट अंडरराइटिंग, सी लेंडिंग में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनेबल प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा क्रेडिट करेंगे, तो उतनी जल्दी एनपीए आएगा। और हमने ये देखा है डीएचएफएल में, यस बैंक में, बहुत सारे उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बहुत सारी चीजों का। तो आपको जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिनकी क्रेडिट अंडरराइटिंग बहुत अच्छी है, और वो करना चाहिए। तो हमें दो तीन अच्छी लगती है स्पेस में। होम फर्स्ट का मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग में है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, देश की सबसे बड़ी एमएफआई है। 5 स्टार है, कुछ अच्छी कंपनीज हैं। बट आपको क्रेडिट साइकिल का ध्यान देना पड़ेगा। जब क्रेडिट साइकिल टर्न होती है तो थोड़ा सा जो है मार्केट प्राइसिंग का वोलेटाइल होता है। तो अभी क्रेडिट साइकिल अच्छी है, और थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी क्रेडिट साइकिल की कि कब रिवर्स होती सर, सरकारी बैंक्स ने बहुत अच्छा मुनाफा कमा के दिया है निवेशकों को, आपका आउटलुक क्या है पीएसयू बैंकिंग को लेकर? है। जी, मैं सिलेक्टिव हूँ। मैं सारे पीएसयूज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि कभी भी एक एक्सीडेंट हो सकता है। और बट पहले से कल्चर जरूर चेंज हुआ है। आप देखिए एनपीएस जो है रिकॉर्ड तरीके से लो लेवल्स पे है। मैंने इतनी अच्छी पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट नहीं देखी पिछले 10-15 सालों में। तो हमें एसबीआई अच्छा लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ हद तक अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अच्छा लगता है। बट पहली प्रेफरेंस एसबीआई है, 1 के आसपास बुक वैल्यू पे है। 50 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, उस पर भी डबल डिजिट ग्रो कर रहा है। क्रेडिट बुक बहुत अच्छी है, योनो ऐप से जो उनकी डिजिटल सोर्सिंग है, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ उससे। और बाकी सारी सब्सिडीज अच्छा कर रही हैं। तो एक कल्चरल चेंज है। आप देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड नंबर 1 है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस टॉप 2 में है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस टॉप 3 में है, एसबीआई कार्ड नंबर 2 है। और तो सब्सिडीज भी बहुत अच्छा कर रही हैं उसकी। और मुझे लगता है कि बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। तो मैं मेरा बायसनेस और हमारे पोर्टफोलियो में एसबीआई को हम प्रेफरेंस ज्यादा देते ये ऑटोज में आपने बोला था, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बता सकते हैं क्या? आप फोर व्हीलर्स की तरफ इशारा कर रहे थे, या फिर टू व्हीलर्स की तरफ, या फिर कमर्शियल व्हीकल्स? कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है आपको? हैं। आपको वैल्यू चेन मैप करना चाहिए। देखिए इसमें ये बिजनेस में क्या है कि अगर आपको लगता है कि कोई मॉडल बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे टीवीएस ग्रुप ने बहुत अच्छा किया। हमने देखा पिछले 2 सालों में उनके उनके एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़े। उनकी 125 सीसी के ऊपर जो लॉन्च है, जैसे रेडर मॉडल आया, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और हायर एंड पे अपाची बहुत अच्छा कर रहा है, आईक्यूब अच्छा कर रहा है ईवी में। तो फिर उसका वैल्यू चेन मैप करेंगे तो देखेंगे कि कौन से उनके मेन सप्लायर्स हैं। तो एक कंपनी है संधार टेक्नोलॉजी, जिसका आज नतीजे आए, बहुत अच्छे नतीजे आए, स्टॉक भी ऊपर था। ये राइडर का फ्रेम बनाती है। तो जो बाइक का फ्रेम बनता है 25-30 हजार रुपए का, ये बनाती है। इसके अलावा ये लॉक्स में लीडर है। तो जो लॉक्स लगते हैं बाइक में, तो ये कंपनी पहले सिर्फ हीरो को सप्लाई करती थी और सिंगल प्रोडक्ट सप्लाई थी। आज मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी सप्लायर्स है। तो ये अच्छी कंपनी है। उनो मिंडा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे नतीजे थे। ये एक तरीके का, मैं मजाक में बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड है ऑटो एंसिलरीज का। सारे पार्ट्स सप्लाई करता है, स्विचेस, हॉर्न्स, एयर बैग्स, कार सीट, फिर ईवी के पार्ट्स बनाता है, डीसी डीसी चार्जर, बैटरी मैनेजमेंट सोल्यूशन बनाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स बनाता है। बहुत बहुत अच्छी कंपनी है। और इनका किट वैल्यू पर कार बहुत बढ़ रहा है, और इनका मिक्स भी अच्छा है। 50% ये फोर व्हीलर्स को सप्लाई करते हैं, 55%, 45% टू व्हीलर्स को करते हैं। तो मोर कंटेंट पर कार, जिसे हम कहते हैं प्रीमियमाइजेशन प्ले है। तो ये भी हमें अच्छा लगता है। अगर आप ईवी की तरफ जाएंगे तो सोना बीएलडब्ल्यू बहुत अच्छा लगता है। वो पावर ट्रेन इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, जो जो ईवी का पावर ट्रेन होता है, जो मेन, और काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स पे ईवी काम कर रहा है। अच्छी कंपनी है। तो आपको वैल्यू चेन मैप करना चाहिए। खाली नाम सुन के या जस्ट बिकॉज स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है, उससे उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, मैं आपकी तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बिस्तक पे आप जो भी स्टॉक्स के बारे में सुन रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन। वो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि आउटलुक किस सेक्टर का पॉजिटिव है और कौन से स्टॉक्स फंडामेंटल बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। तो डिप आए तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका, पैसा आपका, ड्यू डिलिजेंस आपको खुद करनी पड़ेगी। अपने वित्तीय सलाहकार से राय ज़रूर ले लें। रियल एस्टेट प्ले आप बोल रहे हो पॉजिटिव होगा, लेकिन होम इनोवेशन से जुड़ी कंपनियां तेज चलेंगी। पर जो बिल्डर्स हैं, इनके स्टॉक्स में तो तूफानी तेजी आई है सर, अक्रॉस द बोर्ड। डीएलएफ जो मार्केट लीडर है, उसका स्टॉक भी बहुत धुआंधार चला। रियल एस्टेट इंडेक्स ही बहुत तेजी में है। आपका आउटलुक?
आप देखिए, आपको तेजी अभी दिख रही है, 2007 में ये 1200 रुपए का शेयर होता, तो अगर आप 15 साल का रिटर्न दिखालेंगे तो आज भी शायद -50% है। तो बट एक बहुत बड़ा चेंज आया है रेरा के बाद। कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है बिल्डर्स का, बड़े बिल्डर्स क्योंकि जिनकी मजबूत बैलेंस शीट्स हैं, वो ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। डीलर का प्रीमियम प्ले है। हमने देखा उन्होंने ऑर्डर कितना अच्छा किया, लास्ट ईयर उन्होंने प्री सेल्स 15,000 करोड़ की करी, जिसमें उनका एकदम अल्ट्रा लग्जरी भी था, जो जिसमें कैमिलियस था, और मिड लग्जरी सेगमेंट भी था जिसमें बहुत अच्छा किया। आगे भी उनकी लॉन्च पाइपलाइन बहुत अच्छी है। इस साल भी वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बीट करेंगे पिछले साल के प्री सेल्स को। फिर उनका जो रेंटल पोर्टफोलियो है, जो जैसे हम डीसीसीपीएल बोलते हैं, वो भी अच्छा कर रहा है। उनका 1400-1500 करोड़ का रेंटल पोर्टफोलियो है। उसके अलावा ऑफिस ऑक्यूपेंसी जो है, ऑक्यूपेंसी लेवल भी अच्छा है। तो ओवरऑल और बैलेंस शीट में डेट लगभग गायब हो गया है, सिग्निफिकेंट डेट रिडक्शन है, तो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट भी है। तो अच्छा लगता है डिस्पाइट द रन अप। मुझे लगता है डीएलएफ इज अ गुड और प्रीमियम प्ले है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्पेशली एनसीआर में। बट जैसे मैंने बोला, बिल्डर में क्या होता है, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल डेट वाली सिचुएशंस आती है। जो बाकी कंपनीज हैं, केबल्स एंड वायर्स हैं, अप्लायंसेस कंपनीज हैं, सैनिटरी वेयर है, आप देखिए सेरा है, सेरा क्या 45% सेल टियर 3 और टियर 4 टाउन में, जो कि फॉसेट वेयर और सैनिटरी वेयर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉर्ड है। कजारिया है, बहुत अमेजिंग काम कर रहा है टाइल्स वगैरह में। और ये लंबी थीम्स है, मतलब आप देखिए ये ओवरऑल, एक तो इसमें अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे जीएसटी के बाद अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट हो रही है। तो आप मेरे से पूछेंगे, सीमेंट में 10% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ आई है 10 साल के बाद। तो मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल और होम इंप्रूवमेंट को ज्यादा होगा, डेवलपर को थोड़ा कम। सर फटाफट से कुछ सवाल मैं पूछ लूँ, सेक्टर आप ही के हैं जो आपने चुने हैं। कैपिटल गुड्स में क्या पसंद है आपको, और पावर सेक्टर से जुड़ी जो थीम है उसमें क्या चलेगा? आज तो पीएफसी आरईसी दौड़े हैं नतीजों के बाद। पीएफसी के नतीजे जो आए थे वो बाजार को बहुत पसंद आए, उसके बाद वो स्टॉक नए लेवल्स पे पहुंच गया। लेकिन ओवरऑल देखें तो पावर सेक्टर में क्या पसंद है और कैपिटल गुड में क्या चल सकता है? तो इसमें दोनों मुझे लगता है, जो ट्रेडिशनल पावर जनरेटर्स है और जो रिन्यूएबल है, दोनों पसंद है। आप देखिए, इंडिया में 40 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी ऐड होने वाली है अगले 5 साल में। इसका मतलब आप सोचिए कितना डिमांड होगा ट्रांसफार्मर्स का, इंसुलेटर्स का, केबल्स का। आप पूरा, जैसा मैंने ऑटो में बोला, आप पूरा वैल्यू चेन मैप करिए, तो हमें टाटा पावर पसंद है। इतना ज्यादा चला नहीं है, बड़ा इंटीग्रेटेड प्ले है। जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, स्मार्ट मीटर्स में भी है, ईवी चार्जिंग में भी है। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में उनका 25 गीगावाट का टारगेट है, बड़ा क्लियर कि हमें इतना करना है। रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करना है, उनका एक 2026 का टारगेट है। तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला, कुछ और कंपनीज भी इस रिलेटेड, हमें इथेनॉल प्लेस भी पसंद है, मैं उसको भी एनर्जी का पार्ट मानता हूँ। इंडिया बायोफ्यूल में लीड करेगा, हमने देखा G20 में इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी। अभी भी हम जो मिक्सिंग है इथेनॉल की पेट्रोल में, हम पूरी तरह मिक्स, अभी भी उसमें करीबन 6 या 7% ब्लेंडिंग का स्कोप और है। तो हमें प्राज इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा लगता है, जिसके पास इथेनॉल के अलावा कंप्रेस बायोगैस और बाकी पूरी टेक्नोलॉजी, हम उसे टेक्नोलॉजी कंपनी बोलते हैं एनर्जी में या एंजाइम स्पेस में। ईवी एडॉप्शन में बहुत हमें पोटेंशियल लगता है। हाइड्रोजन इसमें एक अलग प्ले है, तो मुझे लगता है एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्ले है। और आपको ट्रेडिशनल और जो रिन्यूएबल है, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। कैपिटल गुड्स में मेरी अभी भी पसंदीदा एलएनटी है। 10 लाख करोड़ की उन्होंने बोला कि उनकी ऑर्डर बुक का जो प्रोस्पेक्ट्स है, मैंने इतनी बड़ी प्रोस्पेक्ट नहीं देखी, बहुत समय बाद देखी है। और अच्छी बात यह है कि पहले सिर्फ 18% ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर से आ रहे थे, अब लगभग लगभग 25-30% ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपके सिर्फ प्राइवेट सेक्टर भी ऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाइड्रोकार्बन के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए उनको मिडिल ईस्ट से, तो जैसे ही ऑयल ऊपर जाता है मिडिल ईस्ट से, एलएनटी बहुत प्रेफरेबल बिडर है, एल वन बिडर है। उसके अलावा उनमें उनको जो लॉसेस हो रहे थे हैदराबाद मेट्रो में, वो कम हुआ है। राइडरशिप बढ़ी है वहां पे। जो लोन है वो रिपे हो रहा है, सॉफ्ट लोन की बात चल रही है लोन के लिए। तो बहुत से बैलेंस शीट फैक्टर्स हैं, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे है। हाइड्रोकार्बन की वजह से इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इंडिया को मैं हमेशा बोलता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्री है। तो एलएनटी सबसे बड़ा प्ले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो हमें अच्छा लगता है। हमें एबीबी भी पसंद है, अभी नतीजे भी अच्छे आए हैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, और थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी है। और कुछ एक कंपनीज और पसंद है इसके। सर आखिरी सवाल, आप ना लार्ज कैप्स पे थोड़े कम नाम बता रहे हो। रिलायंस के बारे में जिक्र नहीं कर रहे, आईसीआईसीआई बैंक भी नहीं, टीसीएस भी नहीं, इन्फोसिस भी नहीं। ठीक है ना मामला? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने एचडीएफसी की बात करी, एलएनटी की बात करी, बट ऑटो की जब बात हुई तो मैंने टाटा मोटर्स और टीवीएस की बात करी। तो ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं कि ये मार्केट कैप का मुझे ना जो डिफरेंशिएशन लगता है रजत जी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है थ्योरेटिकल लगता है। आप देखिए, डिपॉजिटरी का नंबर वन प्लेयर सेंट्रल सीडीएसएल है, सीडीएसएल एक मिड कैप है।
इंडिया की नंबर वन टाइल कंपनी कजारिया है, वो एक मिड कैप है। नंबर वन इथेनॉल प्लेयर जो है इंडिया का, प्राज इंडस्ट्रीज है, वो स्मॉल कैप है। तो हम ये देखते हैं कि सेक्टर लीडर क्या है, और वो आज स्मॉल कैप है। मतलब हम उस तरीके से देखते हैं, हम खाली ये नहीं देखते कि सिर्फ मार्केट कैप से डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप ज्यादा रीजनेबल है एज अ कैटेगरी। आप देखिए, आईटी पूरा नहीं चला है, रिलायंस 11% वेट है इंडेक्स में, वो नीचे है। एचडीएफसी बैंक का 14% वेट है, वो 15-20% नीचे है। लगभग आधा निफ्टी तो अगर आप वैल्यूएट करेंगे तो शायद 17,000 लेवल पे होगा, जबकि इंडेक्स 19,400 पे है। तो मेरा ये डिफरेंशिएशन करने का पॉइंट है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप वैल्यूएशन देखिए और सेक्टर लीडरशिप देखिए, वो मिड हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर लास्टली, जो निवेशक अभी आए हैं मार्केट में, उन्होंने ये फेज़ नहीं देखा मार्केट का। वो तो कोविड के बाद जो रफ्तार पकड़ी हुई थी मार्केट ने, उसमें पैसा जिन्होंने कमा लिया, उसके बाद 1-1.5 साल बाद की मार्केट ना अब कुछ अजीब सी मार्केट लग रही है। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, उसके बाद अर्निंग्स किसकी आएगी किसकी नहीं, ये सब कुछ उनको अब देखना पड़ रहा है जो उन्होंने पहली बार देखा है। आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या बोलोगे जो यंग इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट पे, वो क्या अप्रोच रखें? देखिए, मैं बाजार में लगभग 17-18 साल से हूँ, और मैंने जो एक चीज सीखी है, जो रिटर्न आते हैं मार्केट में वो थोड़े नॉन लीनियर आते हैं, लंबी आते हैं। इनफैक्ट अगर आप 15 बेस्ट दिन मिस कर गए पिछले 15 सालों में, 15 बेस्ट डेज अगर आप मिस कर गए तो आपका रिटर्न एफडी जितना भी नहीं होगा इक्विटी मार्केट में। तो टाइम करना बहुत मुश्किल है। तो आप एक, अगर आप रिटेल निवेशक हैं, आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें। किसी के कहने पे कि मैं ये बोल रहा हूँ टीवी पे, या कोई और एक्सपर्ट बोल रहा है, उस बेसिस पे मत करिए, गोल से इन्वेस्ट। तो इक्विटी अगर आपका गोल 5 साल का नहीं है, मेरी सलाह होगी कि आप इक्विटी में मत जाइए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे डायरेक्ट शेयर हो। तो गोल बेस्ड करिए। मीडियम टर्म गोल्स में आप थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप शेयर्स ले सकते हैं, जो थोड़े लंबे अवधि है। वहां पे आप थोड़े से मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स या थोड़ा और एग्रेसिव पोर्टफोलियो कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आप मान के चलिए कि हर साल एक बार 10% गिरेगा, हर 2 साल में शायद एक बार 20% गिरेगा, और एक 5-6 साल में एक बार बड़ा करेक्शन आएगा। ये होता है, नाम बदल जाते हैं, कभी वो डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, कभी कोविड हो जाता है, कभी रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है, कभी फेड टेपर हो जाता है। और बाजार, आप ये मान के चलिए कि शायद 40-50% भी करेक्शन दे सकता है एक बार, एक 5-10 साल के पीरियड में। लेकिन डायरेक्शनली ये जो है, इंडिया का तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, ये 11-12% है। और ये रिटर्न इंडेक्स का जो है, ये आया है, चाहे पिछले आप 20 साल लीजिए, 30 साल लीजिए, 10 साल लीजिए। आप एक मैं आंकड़ा देता हूँ कि सेंसेक्स का 40 साल का रिटर्न 14% कैगर है, लेकिन सिर्फ 4 साल है जब 14% आया है। या तो बहुत ऊपर आता है या बहुत नीचे आता है। तो लंबे समय के लिए अगर आएंगे, और जब बाजार गिरता है, आप तब क्या करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि आप 12-13% बनाएंगे कि 16-18%। तो जो इन्वेस्टर्स करेज दिखाते हैं फॉल में, बने रहते हैं, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो बने रहते हैं, पैनिक में कोई डिसीजन नहीं लेते, वो अच्छा करते हैं। और आउट परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करिए। जो चीज बहुत ऊपर जा रही है, जो चीज फैशनेबल है, जैसे पिछले साल क्रिप्टो था, इस साल स्मॉल माइक्रो कैप के आईपीओज हैं, जो चीज बहुत फैशनेबल है और इजी टू मेक मनी लग रहा है, उससे दूर रहिए। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।